संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसी औषधि के विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आयुर्वेद में माता से भी ज़्यादा हितकारी बताया गया है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं हरड़ के बारे में, जिसको माता के समान हितकारी नहीं बल्कि माता से भी ज़्यादा हितकारी आयुर्वेद में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हरितकी के बारे में, यानी कि हरड़, जिसको कि संस्कृत में हरितकी भी कहते हैं और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरड़ का आयुर्वेदिक परिचय। आयुर्वेद में हरड़ के बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे हरड़ के उत्पत्ति स्थान व परिचय, कहाँ पर यह उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार के उसके सारे परिचय। हरड़ के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। आयुर्वेद की दृष्टि से सभी पदार्थ में जो गुण होते हैं उसके वो प्रभाव होते हैं वो हम पढ़ेंगे। हरड़ का दोषों पर प्रभाव क्या होता है, वात पित्त कफ पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ने वाले हैं। हरड़ को उपयोग करने का जो सही तरीका है, किस प्रकार से हमें इसको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करें, यानी कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से किसी भी औषधि को प्रयोग किया जाता है तो वो हम देखेंगे। किन लोगों को हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, किन लोग हैं और कौन कौन सी बीमारियों में हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए वो देखेंगे। और किस ऋतु में प्रयोग करें और कैसे, यानी कि सभी ऋतुओं में वैसे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग हिसाब से प्रयोग करना है तो हम वो देखेंगे। हरड़ का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरड़ का आयुर्वेदिक परिचय क्या है। देखिए, हरड़ को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हरितकी। वैसे तो और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन जो फेमस, जो ज्यादा प्रसिद्ध नाम है, हम सिर्फ उसी की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। संस्कृत में इसको हरितकी कहा जाता है। इसे त्रिदोष हर औषधि माना गया है, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार की बीमारियों को यह ठीक करती है। यह त्रिफला का एक मुख्य घटक है। त्रिफला क्या होता है, 3 फलों का मिश्रण, आंवला, बहेड़ा और हरड़, ठीक है ना। तो उसमें से जो मुख्य घटक है वो क्या है, हरड़। आयुर्वेद में बताया गया है कि हरड़ माता के समान हितकारी है। देखो, माता के समान इसको हितकारी बताया गया है आयुर्वेद में। और बताया गया कि माता तो कभी कुपित भी हो जाती है, परंतु खाई हुई हरड़ कभी भी हानिकारक नहीं होती, सदैव रक्षा ही करती है। यानी कि माता से भी ज्यादा हितकारी हरड़ को आयुर्वेद में बताया गया है कि माता तो कभी कुपित भी हो जाती है, लेकिन जो हम हरड़ खा लेते हैं तो वो सदैव हमारी रक्षा ही करती है, यानी कि कुछ ना कुछ फायदा ही करेगी, कभी भी नुकसान नहीं करेगी। इतने वर्णन इसके आयुर्वेद में इसके बारे में किया गया है। और हरड़ 4 प्रकार से दस्त करा लाती है। कोई हरड़ खाने मात्र से, यानी कि जो 7 प्रकार की जो हरड़ होती है उनमें बताया कि कोई तो हरड़ खाने से दस्त होंगे, कोई गंध मात्र से यानी कि सूंघने से, कोई स्पर्श मात्र से और कोई देखने मात्र से दस्त हो जाते हैं। आयुर्वेद में 7 प्रकार की हरड़ बताई गई है। अब देखिए, बताया गया कि 7 प्रकार की कौन कौन से। विजया हरड़ है, विजया हरड़ होती है वो सभी रोगों में उपयोगी होती है। दूसरी होती है चेत की हरड़, जो चूर्ण के लिए उत्तम है, वह पाचन को मजबूत करने वाली होती है। और चेत की हरड़ के विषय में बताया जाता है कि जो लोग इस पेड़ की छाया के नीचे, यानी कि छाया में खड़े हो जाते हैं तो उनको दस्त चालू हो जाते हैं, या फिर इनकी डंडी को हाथ में, पेड़ की टहनी को या फिर हरड़ को हाथ में ले लेते हैं, यानी कि चेत की जाति की हरड़ को कोई अपने हाथ में ले ले तो जब तक वह हाथ में धारण किए रहेगा तब तक उसको दस्त होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये राजा महाराज या राजाओं के लिए प्रयोग की जाती है कि जो लोग औषधि का सेवन नहीं करना चाहते तो वो स्पर्श मात्र से इसके दस्त हो जाते थे। रोहिणी जो है वो घाव भरने में सहायक होती है, त्वचा के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। पूतना लेप के कार्य में उत्तम होती है। अमरता रेचन कार्य के लिए, यानी कि वही है पाचन से संबंधित कार्य के लिए अच्छी होती है। अभ्या आंखों के रोग के लिए अच्छी होती है। और जीवंती जो होती है संपूर्ण रोगों को हरने वाली व शरीर को बल देने वाली होती है। अब देखिए, ये तो था इसका आयुर्वेदिक परिचय। अब देखेंगे इसकी उत्पत्ति स्थान व परिचय, यानी कि कौन सी हरड़ किस जगह पर उत्पन्न होती है। यह विजया जो हरड़ है वो विंध्याचल पर्वत पर उत्पन्न होती है और लौकी की भांति गोल होती है। और जो चेत की हरड़ होती है वो हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होती है और 3 रेखाओं से युक्त होती है। वैसे आपको ज्यादा झंझट लेने की जरूरत, आपको कोई भी हरड़ जो आजकल उपलब्ध है आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं।
रोहिणी जो हरड़ है वह प्रत्येक स्थानों पर उत्पन्न होती है और आकार में गोल होती है। आगे है जो पूतना जो हरड़ होती है वो सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न होती है। इसकी गुठली बड़ी होती है तथा आकार सूक्ष्म होता है। और जो आगे है अमृता हरड़ जो होती है वो चंपारण देश में उत्पन्न होती है और अधिक गुद्दे वाली होती है। अब यह जो हरड़ है वो भी चंपारण देश में उत्पन्न होती है और 5 रेखाओं से युक्त होती है। जो जीवंती सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होती है और सोने के समान रंग वाली होती है। ये तो इसके पहचान करने के तरीके थे और कहाँ पर यह उत्पन्न होती है। अब आगे है कि हरणों की सभी जातियों में विजया हरड़ मुख्य है, क्योंकि विजया हरड़ आसानी से जो आजकल मिलती है, क्योंकि शहद ही में सर्वत्र प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण इसका प्रयोग शहद में ही हो सकता है और सब रोगों में देने के लिए उत्तम है। यानी कि आप फिलहाल आपके लिए जो भी हरड़ मिले आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वैसे भी पुरानी जो सभी प्रकार की चीजें तो आजकल मिलना भी मुश्किल है। आगे की हरड़ के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में किसी भी पदार्थ के जो रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव उसके आधार पर ही हम प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें बताया कि रस के बारे में बताया, हरड़ में 6 रस जैसे टोटल होते हैं 6 रस, उसमें से 5 रस यानी कि लवण रस को छोड़ करके 5 रस इसमें हरड़ में पाए जाते हैं। मधुर रस यानी कि मीठा, अम्ल यानी कि खट्टा रस, कटु यानी कि तीखा रस, तिक्त यानी कि कड़वा रस, कसाय यानी कि कसैला रस, ये 5 रस इसमें होते हैं। इसीलिए इसको त्रिदोष नाशक बोला गया है। एक रस नहीं होता, जो लवण रस है वो इसमें नहीं होता। इसके जो गुण है वो है लघु यानी कि हल्की होती है, जल्दी पचने वाली होती है, रुक्ष शुष्क होती है, अग्निदीपक होती है, अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, सार्क यानी कि शरीर को शुद्ध करने वाली होती है, अनुलोमन यानी कि जो मल है उसको नीचे से खिसकाने वाली होती है, वीर्य यानी कि उष्ण वीर्य, जैसे शीत वीर्य 2 प्रकार की होती है यानी कि यह गर्म होती है, विपाक यानी कि पचने के बाद में जो उसका रस जो बनता है वो हमारे शरीर पर जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, इसका मीठा मधुर है प्रभाव। इसे रसायन माना गया है। रसायन यानी कि जो वृद्धावस्था को कम करने वाली, जो आयुर्वेद में शरीर को दीर्घायु और रोग मुक्त रखने वाली औषधियों को कहा जाता है, यानी कि दीर्घायु या फिर वृद्धावस्था को कम करने वाली से बताया गया है। आगे है दोषों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि कौन कौन से दोषों में यह काम करती है। वैसे बताया गया हरड़ तीनों दोषों वात पित्त और कफ को संतुलित करती है, यानी कि तीनों दोषों में काम करती है। वात दोष में से इसको कैसे लेना है, तिल के साथ लेने से इसका वात दोष संतुलित होता है। दूसरा है पित्त दोष, घी या मिश्री के साथ लेने से पित्त दोष ठीक होता है। और कफ दोष में शहद के साथ लेने से क्या होगा, कफ दोष। यानी कि तीनों दोषों में जिसको जिस दोष के रोग हुए हैं तो उनको उसी हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। आगे है हरड़ को उपयोग करने का सही तरीका क्या है, किस किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहला है चूर्ण पाउडर के रूप में 1/4 चम्मच या फिर आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। दूसरा है काढ़े के रूप में हरड़ को पानी में उबाल करके ताजा हरड़ को ले सकते हैं। तीसरा है गोलियों के रूप में आयुर्वेदिक जो फार्मुलेशन जो आजकल बनाते हैं उसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है अवलेह यानी पेस्ट, यानी कि घी और शहद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, चूर्ण को घी और शहद के साथ में मिला करके। अगला आगे है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, बीमारियों के हिसाब से। जैसे कब्ज हो तो रात को गुनगुने पानी के साथ इसके चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। आगे है यदि किसी को एसिडिटी की समस्या है तो मिश्री के साथ इसके चूर्ण को लिया जा सकता है। और मान लो किसी को सर्दी खांसी की दिक्कत है तो शहद के साथ इसके चूर्ण को लिया जा सकता है। और किसी को डायबिटीज की शिकायत है तो गिलोय और हरड़ का काढ़ा प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी के बाल झड़ते हों तो आंवला और हरड़ का मिश्रण यानी कि चूर्ण लिया जा सकता है। और यदि युवाओं में मानसिक तनाव जो कि आजकल बहुत ज्यादा होता है तो वो हरड़, ब्राह्मी और शंखपुष्पी का सेवन कर सकते हैं। अब बताया गया इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जीर्ण जवर, अतिसार में, नेत्र रोग में, पांडु रोग में, आर्स रक्तसार में, श्वास में, खांसी में, प्रमेह में, कोढ़, शोथ, संग्रहणी, यकृत, पथरी, स्वर भेद, विषम जवर, तरसा, वमन, हिचकी, खुजली, हृदय रोग आदि सभी रोगों में हरड़ का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि और भी बहुत सारे रोग हैं, ज्यादातर रोगों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बस लेने का तरीका अलग अलग है कि किस रोग में किस हिसाब से लेनी है और किस ऋतु के हिसाब से किसके साथ लेनी, वो इसका तरीका हमें देखना हो। अब देखिए आगे है किन लोगों को हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए एक तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा बहुत कमजोर और जो अति दुबले पतले लोग हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
तीसरा है अधिक, जिसका पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है उसका सेवन, इसको ज़्यादा जिसका पित्त है उसको सेवन नहीं करना चाहिए। डिहाइड्रेशन की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हाल ही में ऑपरेशन से उभरे लोग जिन्होंने कि अभी अभी ऑपरेशन करा है उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे बताया कि रास्ता चलने से थके हुए व्यक्ति को, बल रहित व्यक्ति को, रुक्ष व्यक्ति को, कर्ज और उपवास के व्यक्ति को, अधिक पित्त वाले व्यक्ति, गर्भवती स्त्री एवं जिसे रक्त मोशन कराया गया हो, उन सभी को हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों को हरड़ का सेवन करते समय सावधानियां बरतनी होगी, इनको हरड़ का सेवन नहीं करना। आगे है कि हरड़ का उपयोग किस ऋतु में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, यानी कि अलग अलग ऋतुओं में हरड़ का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। वैसे साल भर इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग है सभी महीनों में अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से। इसमें बताया कि नोट, हरड़ का प्रयोग सभी ऋतुओं में किया जा सकता है। तो बसंत ऋतु में तो मधु यानी कि शहद के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें गुड़ के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से। अगर इसको गलत हिसाब से प्रयोग करेंगे तो इसके परिणाम भी गलत ही होंगे, फिर यह शरीर के लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान करेगी। तो सही तरीके से हमें प्रयोग करना है। वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ प्रयोग करनी चाहिए। शरद ऋतु में शर्करा यानी कि मीठी मिश्री वगैरह की मीठी चीजों के साथ प्रयोग करनी चाहिए। हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ प्रयोग करनी चाहिए और शिशिर ऋतु में पीपली के साथ प्रयोग करनी चाहिए। आगे है, हरड़ का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। एक है, अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दस्त या कमजोरी हो सकती है, क्योंकि दस्त कराती है तो कमजोरी होगी, दस्त हो ज्यादा दस्त हो जाएंगे यदि ज्यादा मात्रा में सेवन किया तो। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि जब दस्त होंगे तो पानी की कमी शरीर में होगी, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। हरड़ सेवन के तुरंत बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए। और ये दोबारा इसको बताया गया है, रास्ता चलने से थके व्यक्ति, बल रहित रुक्ष, कर्ज, उपवास, अधिक पित्त वाले, गर्भवती, रक्त मोशन, हरड़ का सेवन नहीं किया। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना, अभी पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की थी। तो इनको हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हरड़ का कंप्लीट परिचय कि किन लोगों को हरड़ का सेवन करना चाहिए, किस ऋतु में करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। यदि हम जो अपने आयुर्वेद में ऋतुओं के हिसाब से जो चीजें बताई गई हैं, यदि हम कंप्लीट दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का पालन के हिसाब से यदि खाने पीने लगेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। और यदि बीमार होंगे तो जल्द ही अपने आप ही थोड़ी बहुत औषधि से ही जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी से। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देने की कोशिश करेंगे। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो लोग आयुर्वेद को ABCD से लेकर के PhD लेवल तक सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लगभग आयुर्वेद के जितने भी पुराने ग्रंथ, फेमस ग्रंथ है, वो सारे ग्रंथ आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। यानी कि धीरे धीरे उनमें जो भी चीजें दी गई है, उनकी जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर धीरे धीरे मिलने वाली हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।